गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पराग नलिका थी उसके बारे में अध्ययन किया था, अर्थात बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश, ये हम पढ़ चुके थे। और बीजांड में जो पराग नलिका का प्रवेश है वह 3 प्रकार से हुआ था। एक तो बीजांड द्वारी प्रवेश, एक निभागी प्रवेश और एक अध्यावनी प्रवेश। इन तीनों को हमने पढ़ दिया था लास्ट क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द्विवीय निषेचन। कौन सा होगा? द्विवीय निषेचन या त्रिक-संलयन। द्विवीय निषेचन या त्रिक-संलयन। द्विवीय निषेचन या त्रिक-संलयन का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। एवं त्रिक-संलयन। अब जो द्विवीय निषेचन एवं त्रिक-संलयन क्या होता है? देखो, निषेचन की क्रिया हम इससे पूर्व में पढ़ चुके हैं। निषेचन क्या होता है? नर व मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। या नर व मादा जो युग्मक हैं उनका आपस में हम बोले संलयन होना या जुड़ना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ये डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सी? निषेचन की। अब हमें पढ़ना क्या है? द्विवीय निषेचन। निषेचन शब्द की डेफिनेशन तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, बट द्विवीय शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जो निषेचन की प्रक्रिया होगी या कैसे होगी? डबल होगी, अर्थात दोहरी होगी। तो द्विवीय निषेचन क्या हो जाएगा? द्विवीय निषेचन, यदि हम बात करें द्विवीय निषेचन की, जब युग्मक स्वतंत्र होते हैं, युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं तो एक नर युग्मक एक अंड कोशिका को क्या करता है? निषेचित करता है। एक नर युग्मक एक अंड कोशिका को निषेचित करता है। इसको हम सत्य या वास्तविक निषेचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य या वास्तविक निषेचन। अब द्विवीय निषेचन में क्या हो जाएगा? एक नर युग्मक एक अंड कोशिका को संलयित कर रहा है, जिससे हमारे पास एक द्वितीयक केंद्रक का क्या हो जाता है? निर्माण। या हम बोले द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? द्विगुणित युग्मनज। अब ये जो द्विगुणित युग्मनज होगा, ये जो द्विगुणित युग्मनज होगा, ये क्या करेगा? दूसरा नर युग्मक, ये 2n हो जाएगा। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रक से जुड़कर 2n + n का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। और 2n और n क्या हो जाएंगे? 3n हो जाते हैं। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? त्रिक-संलयन या त्रिसंयोजन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि निषेचन की क्रिया कितने बार संपन्न हो रही है? 2 बार। सबसे पहले एक नर युग्मक एक अंडकोशिका से जुड़ता है और निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। जैसे ही द्विगुणित युग्मनज या केंद्रक का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ यदि दूसरा नर युग्मक जुड़ करके और त्रिगुणित या 3n का निर्माण करता है तो इसे त्रिक-संलयन या त्रिसंयोजन बोलते हैं। इस प्रकार से द्विवीय निषेचन की क्रिया लगभग देखने को मिलती है। यदि हम बात करें जो द्विवीय निषेचन की क्रिया है, इसके अंतर्गत जो त्रिगुणित प्राथमिक घूर्णनकोश है, इसे द्वितीय निषेचन कहते हैं। त्रिगुणित प्राथमिक घूर्णनकोश, त्रिगुणित प्राथमिक घूर्णनकोश, इसे ही हम क्या बोलेंगे? द्वितीय निषेचन। क्लियर? क्योंकि
निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होने के दौरान या होने के बाद त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, द्वितीय निषेचन कहते हैं। यदि द्वितीय निषेचन के 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसके विभाजन से द्विनिषेचन या त्रिक संलयन बनता है, या हम बोले इसके विभाजन से 3 केंद्रकों का लास्ट में क्या होता है, निर्माण होता है। जो द्वितीय निषेचन की प्रक्रिया है, इसके अंत में विभाजन के दौरान, ये संपन्न होने के बाद में विभाजन के बाद 3 भ्रूणकोश का निर्माण होता है। क्लियर? यहां तक देखो, द्वितीय निषेचन के जो 3 अगुणित केंद्रकों के विभाजन के दौरान 3 भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण। तो द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन क्या हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न हो, जिससे त्रिक संयोजन या त्रिगुणित हम बोले प्राथमिक भ्रूणकोश या त्रिएन का क्या होता है, निर्माण। एक नर युग्मक एक अंडकोशिका क्या करता है, निषेचित, जिसके दौरान द्विगुणित युग्मक या तृतीय केंद्रक बनता है, और दूसरा नर युग्म इस द्विगुणित के साथ जुड़ जाए, दूसरा नर युग्म द्विगुणित 2n + n। देखो शुरू में क्या हुआ, n + n बराबर 2n हो गया, तो ये कैसा होगा, 2n द्विगुणित। अब हमारा टॉपिक क्या है, त्रिक संलयन या त्रिसंयोजन, जिसमें निषेचन क्रिया कितनी बार हो, 2 बार। तो यहाँ कितनी बार हुई निषेचन, एक बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यदि 2n + n इस द्विगुणित के साथ एक अन्य नर युग्मक जुड़ रहा है, तो निषेचन क्या हुआ, दूसरी बार, दूसरा टाइप होगा निषेचन का, दूसरी बार संपन्न हो रहा है। दूसरी बार जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, तो 2n + n क्या हो जाएंगे, 3n, और इस 3n को क्या बोलेंगे, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश या त्रिक संलयन, जो हमारे पास इसका फॉर्मेशन चल रहा है। और लास्ट में इससे 3 भ्रूणकोशों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब देखो, जो हमारे पास भ्रूणकोश है, सबसे पहले हम इस भ्रूणकोश को ही क्लियर करते हैं। क्या है भ्रूणकोश, आवर्तबीजी पादपों में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का परिवर्धन होने से, आवर्तबीजी पादपों में प्राथमिक भ्रूणकोश का परिवर्धन होने से त्रिगुणित, दैट मीन्स 3n जो हमारे पास है, त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब ये भ्रूणकोश के अंदर जो बीज होता है, जो मुख्य भोज्य पदार्थ का संग्रह उत्तक होता है, जो भ्रूणकोश है, बीज जो हमारे पास या सीड जो हम बोलते हैं, जिसको भ्रूणकोश बीज का मुख्य भोज्य संग्रह उत्तक होता है। कौन होता है, भ्रूणकोश। अब यदि इसके बाद में देखें, अब भाई भ्रूणकोश हो गया हमारे पास, भ्रूणकोश क्या है डेफिनेशन, आवर्तबीजी पादपों में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का परिवर्धन होने से, आवर्तबीजी पादपों में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का परिवर्धन होने से 3 भ्रूणकोशों का क्या होता है, निर्माण। और यदि हम बोले परिवर्तन के दौरान त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और इस भ्रूणकोश के अंदर जो सीड या बीज होता है, सीड या बीज, त्रिगुणित भ्रूणकोश के अंदर सीड या जो बीज है, भ्रूणकोश बीज का भ्रूणकोश बीज का मुख्य संग्रह या भोज्य संग्रह, भोज्य संग्रह उत्तक है।
क्लियर। तो भ्रूणपोष जो है सीड या बीज का मुख्य भोज्य संग्रह उत्तक होता है। अब हम यदि बात करें जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर जो भ्रूणपोष है, किनके अंदर, जिम्नोस्पर्म, जो भ्रूणपोष है अनावर्त बीजी, इनमें भ्रूणपोष निषेचन से पहले ही क्या हो जाता है, बन जाता है। या भ्रूणपोष की प्रक्रिया हम बोले अनावर्त बीजी पादपों में निषेचन से पूर्व ही क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं भ्रूणपोष पादपों में अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष निषेचन से पहले ही बनता है। अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष निषेचन से पहले ही बनता है, ठीक है, निषेचन से पहले ही बनता है। अब यदि हम देखें भ्रूणपोष के प्रकार, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार, अब भ्रूणपोष के प्रकार देखें तो कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार कौन कौन से होंगे भाई, कोशिकीय, केंद्रकीय और हेलोबियल। कौन कौन से होते हैं, देखो केंद्रकीय, दूसरा है कोशिकीय और तीसरा है हेलोबियल। हेलोबियल ये 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। भ्रूणपोष अब यदि हम बात करें एक एक करके इनको पढ़ते हैं, केंद्रकीय क्या होता है, कोशिकीय क्या होता है, हेलोबियल क्या होता है, जो हमारे पास हमने पढ़ा था। अब जो भ्रूणपोष हैं उनका जो टाइप है 3 प्रकार है, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल भ्रूणपोष के प्रकार। देखो यदि इनके अंदर केंद्रक में यदि विभाजन भ्रूणपोष में होता है तो बार बार विभाजन होने के दौरान जो केंद्रक हैं इसकी भित्ति की ओर बनना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। भ्रूणपोष में बार बार विभाजन होने से केंद्रक भित्ति की ओर बनना प्रारंभ हो जाते हैं और मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ये भ्रूण हो गया, ये स्वतंत्र क्या हो गई, केंद्रक, ठीक है। ये क्या भरा हुआ होगा, कोशिका द्रव, और ये क्या हो जाएगी, रिक्तिका। क्लियर। तो जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष में यदि विभाजन जब हम इसमें होते हैं तो जो केंद्रक है वो इसकी परिधि की ओर बनना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं और मध्य में कोशिका द्रव, स्वतंत्र केंद्रक और ये भ्रूण, और बीच में एक बड़ी रिक्तिका का क्या हो जाता है, निर्माण। इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या बोलेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। आवर्त बीजी कुल के जो पादप हैं, एग्जाम्पल यदि हम इसका देखें तो आवर्त बीजी कुल के पादप हैं लगभग उनमें 56% इसी तरीके का भ्रूणपोष पाया जाता है। किस तरीके का, केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो यदि हम एक डायग्राम देखें तो इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, किसमें, केंद्रकीय भ्रूणपोष में। दूसरा यदि हम देखें कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है
तो कोशिकीय भ्रूणकोश की यदि हम बात करें, इसके अंदर जब जब भी विभाजन होता है तो इसमें एक परत का निर्माण प्रारंभ होता है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इसमें बार बार एक परतीय भित्ति का निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, या केंद्रक के अंदर प्रत्येक में एक भित्ति का निर्माण देखने को मिलता है। तो ये केंद्रक हो जाएंगे इसके अंदर चूसकांग भी हो सकते हैं बाहर की तरफ। इस प्रकार का यदि विभाजन के दौरान इस प्रकार की संरचना दिखाई दे तो क्या कहलाएगा, कोशिकीय। प्रत्येक सेगमेंट में कोशिका बन रही है और अलग अलग भित्ति का क्या हो रहा है इनमें निर्माण, और प्रत्येक में केंद्रक का भी क्या होता है निर्माण। यदि इसका एग्जाम्पल हम देखें, गैमोपेटेली वर्ग के जो सदस्य होते हैं, किसके, दूसरे का एग्जाम्पल आ जाएगा गैमोपेटेली वर्ग के सदस्य, वर्ग के सदस्य। ठीक है, बच गया कौन सा, हेलोबियल बचता है हमारे पास। हेलोबियल में क्या होता है, अर्थात इस तरीके से दो बड़ी रिक्तिकाओं का, एक बड़ी और एक छोटी रिक्तिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये जो संरचना दिखाई देगी ये किसकी हो जाएगी, हेलोबियल। ये कौन सा हो गया, केंद्र की। ये कौन सा हो जाएगा, कोशिकी। ये कौन सा है हमारे पास, हेलोबियल। इस प्रकार से तीन भ्रूणकोश देखने को मिलते हैं। और यदि हेलोबियल का एग्जाम्पल देखें तो एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्य। एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्य। तो इस प्रकार से ये हेलोबियल गण के सदस्य, इस प्रकार से हमारे को भ्रूणकोश देखने को मिलते हैं या भ्रूणकोश के प्रकार होते हैं। अब द्विनिषेचन एवं त्रिकसंयन हो गया, भ्रूणकोश हो गया, भ्रूणकोश के प्रकार हो गए। अब यदि हम बात करें भ्रूण का विकास या परिवर्तन, देखो ये पहले से इस चैप्टर में लगभग हम इसका सम्मिलित रूप पढ़ते आ रहे हैं। भ्रूण का विकास या परिवर्तन समय समय पर क्या होते हैं, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं या इसका विकास होता रहता है। जो युग्मनज से परिपक्व बनना, दैट मीन्स हम बोले युग्मनज से परिपक्व बनने तक की अवस्था भ्रूणोद्भव कहलाती है। युग्मनज से परिपक्व बनने की अवस्था, युग्मनज से परिपक्व बनने की जो प्रक्रिया होगी क्या कहलाएगी, भ्रूणोद्भव। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास भ्रूण का या विकास या परिवर्तन है, युग्मनज से परिपक्व बनने तक की अवस्था को भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। ये जो युग्मनज है और इसमें समय समय पर क्या होते हैं, परिवर्तन, लास्ट में किस रूप को ग्रहण कर ले, परिपक्व रूप को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रूणोद्भव बोलते हैं। अब द्विबीजपत्री भ्रूणों का विकास, देखो द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण, कहीं ना कहीं ये लास्ट ईयर जब क्लास थी हम लोगों ने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में पढ़ा था। धन्यवाद।